वी विल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर में आते हैं या पूछे जाते हैं। एवोल्यूशन क्या कहता है? एवोल्यूशन ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसको होने में सालों साल लग गए। नए ऑर्गेनिज्म बने, लड़ाई हुई, लड़ाई में कौन जीता? जो वेरिएशन लेकर आया था बेटर था। नेचर फिर उसी जीन को आगे प्रमोट करती है, उसी के आगे नए नए बच्चे होंगे। ये व्हाइट मोथ ब्लेंड हो जाता था, तो जो बर्ड ऊपर से गुजरता होगा इसको खाने के लिए वो इसको नहीं देख पा रहा है, ब्लैक वाले चमक रहे हैं दूर से, तो कौन जल्दी डिनर बनेगा बेटा बर्ड्स का? ये हमारा ऐसा फॉरहेड नहीं होता है, ब्राउ रिजेस काफी प्रोमिनेंट दिख रही हैं। हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू ICSE वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई वेलकम माय क्यूट लिटिल निंजास टू ICSE वाला एंड टू द माइंड मैप सीरीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। आज जो माइंड मैप सीरीज का चैप्टर आपको मिलने वाला है दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। स्पेसिमेन पेपर में इसके क्वेश्चंस नहीं थे, बट स्टिल वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड माइंड मैप आपको लास्ट मिनट फाइनल रिवीजन में हेल्प करेगा। हम इसको कोई ज़्यादा लेंदी नहीं करने वाले। वी विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर में आते हैं या पूछे जाते हैं। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। यू नो व्हेन यू आर रेडी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉप ऑरेंज हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके बेटा, एवोल्यूशन क्या कहता है? एवोल्यूशन ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसको होने में सालों साल लग गए। मतलब लाइक नॉट जस्ट 100 years और 1000 years, एक्चुअली लैक्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स। इतना ज़्यादा टाइम लगा हमारी अर्थ पे एवोल्यूशन होने में। ठीक है, सबसे पहले थियरी आई थी एक ऑटोजेनेसिस थियरी। ये थियरी कहती है दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, बट लाइफ जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, पानी में लाइफ बनी थी। पहला सेल जो बना था लिविंग सेल वो पानी में बना था। विद टाइम वो सेल प्रोकैरियोटिक रहा होगा, फिर वो यूकैरियोटिक हुआ होगा, फिर यूकैरियोटिक से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे बने होंगे। पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे, फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे, एंड विद टाइम उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई, चेंजेस आए। एवोल्यूशन हमको पता कैसे चलता है? विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब हमें उनकी छाप मिलती है। ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना डायनासोर्स यूज्ड टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। कैसे पता चला? क्योंकि हमें बेटा बहुत सारे ऐसे पत्थर मिले जिन पर उनकी छाप है, उनकी बॉडी के प्रिंट्स हैं, है ना, एंड हमें उनकी बोन्स मिली हैं, उनकी डेड रिमेन्स मिले हैं। सो बिकॉज ऑफ द फॉसिल्स वी गॉट टू नो कि एवोल्यूशन हुआ था। एंड इट इज़ द केस जब हम 50 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, 15 मिलियन ईयर्स अगो, तो बहुत पहले टाइम की बात यहाँ पर होगी कि इंसानों के अंदर धीरे 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 क्या क्या चेंजेस आए। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि एवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। Read it. A very slow process where complex forms of life have emerged from simpler forms. Complex यानी कि हमारी बॉडी बनी, हमारे जैसे और क्रिएचर्स बने, but it all originated from one cell. तो जो स्टार्ट हुई थी लाइफ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनी फ्रॉम सिंपल फॉर्म्स। देन ये प्रूफ करा कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो इनऑर्गेनिक मैटर से हुई है विद द हेल्प ऑफ यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और जो पहले कंडीशंस रही होंगी अर्थ के ऊपर जिसमें देयर वाज टेम्परेचर, द टेम्परेचर वाज वेरी हाई, 100 डिग्री सेल्सियस, इट वाज रेनिंग ऑल द टाइम, सो वाटर वाज अवेलेबल, है ना, बट द गैसेस लाइक ऑक्सीजन वो बाद में आई हैं, वो कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से आई हैं। पहले कुछ इनऑर्गेनिक मैटर बना, उसके बाद धीरे धीरे लाइफ ओरिजिनेट हुई। इन योर चैप्टर वी डोंट हैव टू स्टडी यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट, बट ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जो लाइफ की क्रिएशन को, लिविंग सेल की क्रिएशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now to prove this there were so many scientists and their theories जो अपनी अपनी बात कहकर चले गए, बट हम जो सबसे एक्सेप्टेबल थियरी मानते हैं वो है डार्विन की। डार्विन इसी वजह से, चार्ल्स डार्विन, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी थियरीज दी जो कि एक्सेप्टेबल थी, विद प्रूफ थी। बट करंट डेज हम कंप्लीटली डार्विन की बात को नहीं मानते हैं। वी बिलीव इन नियो डार्विनिज्म। क्या होता है नियो डार्विनिज्म? आई विल टेल यू, बट उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि डार्विन ने क्या किया था। 1859 में उन्होंने एक बुक बनाई थी द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारी स्पीशीज के पंख, है ना, कुछ इंसेक्ट्स के डायग्राम्स, उनके जो पंख थे उसकी फोटोज, बहुत क्लियर सुंदर सुंदर पिक्चर उन्होंने बनाई थी। और उस बुक के अंदर, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर, उन्होंने एक बात कही थी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो ये कहती है कि हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेटा कंपीट करते हैं एक दूसरे से। क्यों कंपटीशन आया? सारे खुशी से क्यों नहीं रह सकते, सारे चिल करके क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अर्थ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। पानी की बात करें, स्पेस की बात करें, फूड की बात करें, तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हर स्पीशीज के अंदर
कंपटीशन रहता ही है, खाने के लिए, स्पेस के लिए और फूड के लिए, ठीक है। सो नेचर किसको सिलेक्ट करेगा? वो जो उस कंपटीशन को सरवाइव कर गया, है ना, जो कंपटीशन में जीत गया, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। जो जीत नहीं पाया, नेचर उसको किल कर देगा, वो स्पीशीज गायब हो जाएगी। स्पीसिएशन, नई नई स्पीशीज का बनना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे नई नई स्पीशीज बन जाती है, बट उसमें से एक फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन भी था, जो हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे। सबसे पहले देखो, डार्विन ने जो थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी वो कुछ फैक्ट्स पर दी थी। पहले तो उन्होंने कहा, देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा अपने रिप्रोडक्शन को नहीं, पूरा लाइफ रिप्रोडक्शन नहीं करता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। बट अगर हर स्पीशीज मान लो टाइम टू टाइम मल्टीप्लाई करता जाए, रिप्रोड्यूस करता जाए, तो हमारी अर्थ बिल्कुल भर जाएगी, ना ही पानी बचेगा, ना ही स्पेस बचेगा, ना ही फूड बचेगा। तो एक सिस्टम चलता आ रहा है। सारे के सारे फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे क्या? जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स एग्स बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है हर बार फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम कर दिए जाते हैं, है ना। और अलग अलग स्पीशीज के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ओवर प्रोडक्शन बोला गया इस टर्म को, ओवर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक लिमिट तक ही रिप्रोड्यूस करते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करे। फॉर एग्जांपल ऑयस्टर्स, तो ये 60 से 80 मिलियन एग देते हैं एक बार, स्पॉनिंग के टाइम पर एक बार ही इतने सारे एग्स देते हैं। बट अब कहोगे मैम इतने, मतलब इनको तो नहीं करना चाहिए ना इतने सारे एग्स, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। बट बेटा सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं होते, है ना, इनका जो अमाउंट है वो फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस है वो बहुत कम है। एक चिड़िया भी अगर बच्चे देती है तो सारे बच्चे नहीं जिंदा रहते, है ना। अगर फ्रॉग की हम बात करें तो व्हाट डू दे डू, उनके जो गैमीट्स बनते हैं वो बॉडी से बाहर बनते हैं। फ्रॉग जो है वो अपना स्पर्म बॉडी के बाहर रिलीज करेगा, फीमेल जो है वो अपने बॉडी के जो एग्स है वो बाहर होंगे, एंड देन बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं गैमीट्स के सर्वाइव करने के। जैसे अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें, सो एक ही स्पर्म है जो जाता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, बट बनते स्पर्म्स कितने हैं? 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर क्रिएटेड पर इजैक्यूलेशन। सो वो इसीलिए कंसीडरिंग द फैक्ट कि सारे स्पर्म सर्वाइव नहीं करेंगे, है ना, जो 200 ओनली स्पर्म्स कैन रीच द एग, और उन 200 में से भी एक ही जीतेगा, राइट। सो देयर इज अ कंपटीशन, गैमीट्स लेवल पर ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पैरामीशियम, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे पैरामीशियम की बात करें तो इट डिवाइड्स एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स इन 48 आवर्स, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी। एलिफेंट स्लोएस्ट ब्रीडर है, पूरी लाइफ टाइम में उसके 6 बच्चे हो सकते हैं, और उसका लाइफ टाइम अच्छा खासा है, 90 साल की उम्र में 6 बच्चे करता है, ठीक है। नाउ तो डार्विन ने क्या कहा, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू सर्वाइव, नॉट ऑल द गैमीट्स विल सर्वाइव, नॉट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, ठीक है। अपने अपने हिसाब से सारे कोशिश कर रहे हैं, बट सारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ओवर प्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जन्म हो गया है, धरती पर आ गए हैं, तो लड़ाइयाँ होंगी, स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस का। जंगल में तुमने नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर देखा है, ऐसे ही जानवर लड़ते रहते हैं, है ना। वहां पर जीब्रा अगर पानी पी रहा है ना, तो वहां पर लायन आ जाएगा। लायन एक तो हंटिंग करने के लिए आएगा, बट चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। राइनोसोरस पानी में रहते हैं, ठीक है, अपने आप की बॉडी को कूल करने के लिए। धरती पे भी आते हैं, मतलब लैंड पर भी आते हैं, बट वाटर में भी रहते हैं। अगर उनकी टेरिटरी में कोई और जानवर आकर पानी पीता है तो वो उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि देयर इज दिस स्ट्रगल, देयर इज दिस फाइटिंग कॉम्पिटिशन उनके बीच में, है ना। और वो उनके अंदर इनबिल्ट है, बिकॉज ऑफ द फूड, बिकॉज ऑफ द वाटर एंड बिकॉज ऑफ द स्पेस। अगेन यू नो दिस पॉइंट। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब अगर 2 स्पीशीज के बीच में लड़ाई हो रही है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये डियर आपस में लड़ रहे हैं, ये बर्ड्स आपस में लड़ रही हैं अपने बच्चों को खाना देने के लिए, अपने लिए खाना ढूंढने के लिए, ये राइनोसोरस यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो इंटर स्पीशीज, इंटर मतलब बीच में, तो 2 स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं विद इन, ठीक है, विद इन स्पीशीज। फिर है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब, इंट्रा मतलब स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज, इंट्रा मतलब स्पीशीज के बीच में, अलग स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा। एक तो ह्यूमंस लड़ाई कर रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक। लायन लड़ाई कर रहा है, इंटर स्पेसिफिक, 2 स्पीशीज के बीच में। इंट्रा मतलब आउटर, 2 स्पीशीज अलग अलग आपस में लड़ाई कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे देखो, खाने के लिए, घास खाने के लिए रैबिट और जिराफ दोनों आए पड़े। अगर घास कम है तो लड़ाई हो जाएगी इनके बीच में। यहाँ पानी में देखो, राइनोसोरस भी आया और जीब्रा भी आया, तो हो सकता है इसको गुस्सा आ जाए कि मेरी टेरिटरी में पानी क्यों पी रहा है, तो इसको सींग मार के भगा दे। यहाँ पर फूड के लिए देखो इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। अच्छा, फिर आता है वेरिएशन। लड़ाई में जीतेगा कौन मैम? बेटा वो जीतेगा जो फाइट कर पाएगा। अब फाइट कौन कर पाएगा?
जिसके जीन्स थोड़े बेटर होंगे, है ना, जो फाइट कर पाएगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, या फिर ह्यूमंस के केस में जो ज्यादा माइंडफुल होगा वो जीत पाएगा, है ना। तो जिसकी जो पावर है वो उस तरीके से ही जीत पाएंगे, इसीलिए वेरिएशंस आती हैं। जैसे वेरिएशन का एक और एग्जाम्पल पढ़ोगे आप, जिराफ वाला, बट वेरिएशंस मतलब विभिन्नता। एक स्पीशीज, सारे ह्यूमन बीइंग्स ही एक जैसे नहीं दिखते, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग सबकी स्ट्रेंथ होती है। सो वेरिएशंस मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म हैज कंपेल्ड देम टू अडैप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट दे कैन यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैन सर्वाइव सक्सेसफुली। वेरिएशन है तभी कुछ स्पीशीज सर्वाइव कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। फिर आ जाओ लास्ट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखो पहले क्या हुआ, गैमीट्स बने, है ना, नए ऑर्गेनिज्म बने, लड़ाई हुई, लड़ाई में कौन जीता, जो वेरिएशन लेकर आया था, बेटर था, एंड देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव कर गया कंपटीशन में, नेचर फिर उसी जीन को आगे प्रमोट करती है, उसी के आगे नए नए बच्चे होंगे। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ओनली दोज इंडिविजुअल्स कैन सर्वाइव विच हैव एडवांटेजेस अडैप्टेशंस और वेरिएशंस। ठीक है, चलो, नाउ दिस गेव द थ्योरी नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज वेरिएशंस विच आर सुटेबल, और इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो कि एग्जिस्टेंस में सर्वाइव कर पाए, इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की वो इन 4 फैक्टर्स पर बेस्ड है, ये डार्विन ने कहा था। डार्विन की काफ़ी सारी बातें एक और साइंटिस्ट थे थॉमस करके, उनके ऊपर डिपेंड करती थी। बट देयर वॉज वन मोर साइंटिस्ट जिनका नाम है लेमार्क। लेमार्क ने भी अपनी थ्योरी दी थी जिसके 3 पॉइंट्स अपने को पढ़ने, बट इनकी थ्योरी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं थी। डार्विन को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है, और इतना क्रेडिट दिया जाता है कि हमको फादर ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट लेमार्क, लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क की कुछ बातें अच्छी थी और कुछ ठीक है। नोन एज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लेमार्क ने, चलो पहले ये नहीं, पहले ये वाला बात करेंगे, बिलीव्स इन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या है, लेमार्क ने कहा कि देखो, जो ऑर्गन ऑर्गेनिज्म का ज्यादा काम में आएगा वो तो डेवलप होता जाएगा, है ना, और जो काम में नहीं आ रहा है वो रह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन टेल, पहले हमारी पूंछ हुआ करती थी, अब पूंछ नहीं है, ठीक है। पहले हमारे जो पिन्ना है ये मूवेबल हुआ करते थे, अब मूवेबल नहीं है। सो विद टाइम जो ऑर्गन अपने को ज्यादा चाहिए वो डेवलप होता जाएगा, और जो नहीं चाहिए वो खत्म होता जाएगा। बट यहाँ पर एक बात उन्होंने गलत कह दी कि जो ऑर्गन, मान लो उन्होंने एक ये वाली बात गलत कही कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, किसी ने अगर ह्यूमन में बॉडी बना ली है, मस्कुलर बॉडी बना ली है, इस थ्योरी के हिसाब से उसके बच्चे भी मस्कुलर पैदा होंगे, ठीक है। और किसी ने स्विमिंग सीख ली है तो उनके बच्चे भी स्विमिंग पैदाइशी सीखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज रॉन्ग, दिस डजंट हैपन। कौन सी वेरिएशंस आगे वाली जनरेशन में जाती हैं, जो जीन्स में आ चुकी हैं, जो स्पर्म और एग सेल के जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन आ चुकी है, वो आगे बच्चे के अंदर जाती है। बट ये वहां तक नहीं पहुंचे। इन्होंने कहा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जैसे कि हमने कांचेस वाली पियर्सिंग करा ली है ना, अगर हमारी मम्मी नोज पियर्सिंग कराती है तो क्या हमारी जो हम पैदा हुए वो नोज पियर्सिंग के साथ हुए? नहीं ना, हम सब ने भी कराए हैं ना, एंड बॉयज़ भी कराते हैं आजकल। तो कहीं बॉयज़ कहें कि मैम हमने तो नहीं कराए, तो आजकल ट्रेंड चल गया, वैसे बॉयज़ भी कराते हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि हम उस पियर्सिंग के साथ नहीं पैदा हुए हैं, है ना। देयर वाज दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो कि एक चूहा लिया, ठीक है, उसकी टेल को कट किया गया, 21 जनरेशंस तक ये काम किया गया, उसकी पूंछ काट दी गई, काट दी गई, काट दी गई, एक बार भी उसके बच्चे बिना पूंछ के पैदा नहीं हुए, यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, उन्होंने कहा था देखो जिराफ है, देयर वाज अ टाइम जब एक जगह पर घास बहुत खत्म हो गई थी। जिराफ अभी जो तुमको इतनी लंबी गर्दन वाले दिखते हैं ना, पहले ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट हॉर्सेस, घोड़े जो आपको इस टाइम पे जिस तरीके के दिखते हैं, पहले वो ऐसे नहीं थे, बहुत ही छोटे होते थे। इनफैक्ट पिग्स साइज जितने हुआ करते थे हॉर्सेस, ठीक है। जिराफ की भी जो इतनी लंबी गर्दन है बेटा, पहले नहीं हुआ करती थी। सो हुआ क्या, क्या चेंज आया, क्यों चेंज आया? इमेजिन करो कि उन सब की गर्दन अभी छोटी है और वो एक जगह पर रह रहे हैं और घास खाते हैं। घास उस जगह पर खत्म हो गई, अब वो आ गए पेड़ों के पत्तों के ऊपर। अब वो कहते हैं कि चलो पत्ते खाएंगे। अब पेड़ होते हैं लंबे, हाइट उनकी छोटी रह जाती थी, तो वो पेड़ों तक नहीं पहुंच पाते थे। पर कुछ थे जो पेड़ों से कूद कूद के या ऐसे अपनी गर्दन खींच खींच के पत्तों को खा लेते थे, ठीक है। अब यहां पर लेमार्क ने क्या कहा कि देखो, उन्होंने अपनी गर्दन का इस्तेमाल ज्यादा किया और वो गर्दन, लॉन्ग गर्दन वाला जो ट्रेट है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ। उन्होंने कहा ये एक्वायर्ड ट्रेट है। यहां पर डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि देखो, पास ऑन तो हुआ, गर्दन तो नए बच्चों की लंबी आई, बट एक्चुअली उनके अंदर जीन था पहले से ही, लंबी और छोटी गर्दन दोनों वाला जीन प्रेजेंट था। जिन्होंने लंबी गर्दन वाला जीन बच्चों के अंदर पास ऑन कर दिया,
तो वो सारे के सारे लंबी गर्दन के साथ ही पैदा हुए। तो विद टाइम दिस हैपेंड, है ना, ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में ही हो गया, विद टाइम दिस एवोल्यूशन हैपेंड। तो इन्होंने जो कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो आगे पास ऑन होते हैं, इट वाज करेक्टेड कि नहीं, इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, और जीन्स में ही उनके पास जीन प्रेजेंट था जो कि लंबी गर्दन वाला था, जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ। देखो जो कूद कूद के पत्ते खा लेते हैं, उनके पास थे वो वाले जीन्स, लॉन्ग नेक वाले, ठीक है, और वही जीन्स फिर बच्चों में पास ऑन हुए। तो जो अपनी गर्दन को खींच पा रहे हैं, उनके बच्चों के अंदर वो जीन गया, वो भी अपनी गर्दन को खींच पाए, और धीरे धीरे ये इनके अंदर कैरेक्टर आ गया। डार्विन थ्योरी की बात जो हम करें, दैट सेज नेचुरल सिलेक्शन believes that since variation exists in individuals, only the fittest survive for this existence. New species evolve due to accumulation of favorable variations over a long period of time. जो variations favorable होती हैं वो धीरे धीरे species के अंदर genetically develop होती रहती हैं, ठीक है, genetically pass on होती रहती है। बट न्यू डार्विनिज्म क्या कहता है? डार्विन के हमने सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट करे, बट एक पॉइंट हमने एक्सेप्ट नहीं करा। जैसे मतलब वेरिएशंस की जो बात थी ना, डार्विन उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जेनेटिक लेवल पर। याद है आपको मेंडल की बात आई थी, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तब जाकर उन्होंने एक जेनेटिक्स का बेस बनाया था और हमें जीन्स के बारे में पता चला था। तो नियो डार्विनिज्म कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड है, जिससे हमें ये पता चलता है रिवील्ड सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस, जो वेरिएशंस के सोर्सेज हैं वो क्या है। तो देयर इज डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, और फिर कौन सा खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, वहां से वेरिएशन आती है। सो दिस इज द मॉडिफाइड डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट इट इज, नियो डार्विनिज्म। नाउ वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन, यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स हैं जो आज हमारे पास वेस्टिजियल हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा विजडम टीथ, विजडम टीथ सबसे लास्ट वाला मोलर होता है। 17 से 18 साल की उम्र के जब हो जाते हैं उसके बाद वो आना शुरू होता है, एंड उसका आना भी बड़ा पेनफुल होता है। मतलब काफ़ी बार आपने सुना होगा कि विजडम टीथ अगर आ रहा है तो लोगों को बहुत दर्द होता है ना, बोलते हैं दाढ़ में दर्द है, अक्कल दाढ़ आ रही है, ऐसे बोलते हैं। विजडम टीथ ये 17-18 ईयर्स के बाद आता है। नाम इसीलिए रख दिया विजडम टीथ क्योंकि 17-18 साल बाद हम समझदार हो जाते हैं एज वाइज, है ना। देन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन की एक छोटी सी आउटकम होती है, मतलब थोड़ी सी आउटग्रोथ होती है। वो काफ़ी बार इन्फेक्शन की वजह से पेन करता है, तो लोग उसको ऑपरेशन से बाहर निकाल देते हैं और उनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो अगर है तो कुछ काम ना करे, है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे आई हैव वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, राइट, बट अगर वो पेनफुल होगा या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, सो लोग उसको रिमूव करा देते हैं, जो कि काफ़ी बार देखा गया है। उसका एज सच कोई यूज़ नहीं पता अभी तक, ठीक है। विजडम टीथ हो गया, उसके बाद होता है हमारा पिन्ना, दिस पिन्ना। एक्चुअली पहले जानवर जो है वो पिन्ना का इस्तेमाल कैसे करते हैं? बेटा ये जो पिन्ना है ना, ये मूव कर सकता था, तो हम जंगल में रहते थे और हम साउंड्स को कलेक्ट करने के लिए इस पिना का यूज़ करते थे। इसको ऐसे फोल्ड करो आगे की तरफ और कुछ बोल के देखो, तुमको बहुत बढ़िया साउंड आएगी, बहुत क्लियर साउंड आएगी, और इसको छोड़ दो तो साउंड थोड़ी कम हो जाएगी। बट अभी मैंने इसको हाथ से मूव करा। इमेजिन अगर हम इसको खुद अपने आप मूव कर सकते होते, तो इसमें स्केलेटल मसल्स होती है, अपने आप हम इसको मूव कर सकते तो, है ना, या फिर मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट भी हो पाता फॉर एग्जाम्पल, तो हमें इसका फायदा होता। फॉर नाउ ये है या नहीं है, आवाज़ यहीं से जा रही है, सो वी कॉल इट वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। चलो, वेस्टिजियल ऑर्गन यू नो। नाउ देयर इज दिस केस ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, बिस्टन बेचुलेरिया, इसको इंडस्ट्रियल मॉथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है स्पेसिएशन का, या फिर कौन सी नेचुरल सिलेक्शन का। देखो क्या हुआ कि एक जगह की बात हो रही है, मैनचेस्टर की बात हो रही है, वहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत सही थी, लाइकन ग्रो करते थे। लाइकन में ये वाइट, दो तरीके की वैरायटी होती है इनकी, वाइट पंख और ब्लैक पंख। इस पिक्चर को देखो, ये फर्स्ट केस था, पेड़ पर लाइकन ग्रो करती थी और उसी लाइकन के कलर में ये वाइट मोथ ब्लेंड हो जाता था। तो जो बर्ड ऊपर से गुजरता होगा इसको खाने के लिए, वो इसको नहीं देख पा रहा है, ब्लैक वाले चमक रहे हैं दूर से, तो कौन जल्दी डिनर बनेगा बेटा बर्ड्स का, ये, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा खाए जाते थे, बहुत रेयर स्पीशीज थी, बहुत रेयर वैरायटी थी, कम दिखती थी, क्योंकि हर बार तो ये डिनर बन जाते थे। इनका पॉपुलेशन बढ़ने लग गया क्योंकि ये दिखते नहीं थे, ब्लेंड हो जाते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक इंडस्ट्री लग गई, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन के बाद लाइकन का ग्रोथ वहाँ पे बंद हो गया, वहाँ पर लाइकन ग्रो नहीं करती थी। तो नाउ दिस इज द बार्क ऑफ द ट्री, ये डार्क कलर की होती है। यहाँ पर अब ब्लैक वाले बेंड हो रहे हैं, व्हाइट वाले चमक रहे हैं। तो नाउ दिस व्हाइट वन वाज विजिबल, बर्ड्स को व्हाइट वाली चमकती हुई दिखती थी, ब्लैक वाले बच जाते थे। तो पहले व्हाइट वालों का पॉपुलेशन ज्यादा था, अब ब्लैक वालों का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया क्योंकि अब डिनर व्हाइट वालों का हुआ था। सो दिस इज द केस ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म,
व्हाइट मोथ प्लस लाइकन, यानी कि ये पहले ब्लेंड हो जाते थे, पॉल्यूशन की वजह से डार्क वेराइटी फिर छुपने लग गई और व्हाइट मोथ डिनर बनने लग गए। सो दिस इज द केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। एक तरीके से यहाँ पर नेचर ने सिलेक्ट किया जो फिट हो रहा था एज पर द एनवायरमेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन, ये जो तुमको यहाँ पर फोटोज दिख रही हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, और ये जो पूर्वज हैं ये अलग अलग टाइम पर आए, ठीक है, एंड इनके अंदर काफी सारे चेंजेस हुए। ये फर्स्ट है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, ठीक है, दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, एंड दिस इज सिक्स्थ, एंड दिस इज सेवेंथ, और फिर उसके बाद आ जाएगा मॉडर्न मैन, डुगू। मॉडर्न मैन इज डुगू, ठीक है। सो इफ वी स्टार्ट, तो हमारा एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ। पहले हम 4 पैरों पे चलते थे, तो पहला पॉइंट तो क्या आया, बाइपेडल लोकोमोशन, हमने 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किया, हमने 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किया। क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियम वर्ड इज रिलेटेड टू ब्रेन कवरिंग, ब्रेन की प्रोटेक्शन, तो बेटा वहीं से क्रेनियल वर्ड इज रिलेटेड टू ब्रेन, राइट, तो ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज होने लग गई। उसके बाद रिड्यूस्ड कैनाइंस, रिड्यूस्ड कैनाइंस मतलब ये जो होते हैं ना, ये वैम्पायर टीथ, कैन यू सी इट, सबके पास होते हैं, ठीक है, बट विद टाइम ये कैनाइंस जो है वो शॉर्ट होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहले हम जंगल में रहा करते थे, जंगल में रहकर हम हंटिंग करते थे, है ना, फ्लैश खाते थे जानवरों का। उस टाइम पे हम बेटा फायर तो बाद में आई है ना, तुमने एसएसटी में पढ़ा होगा, ऑल दोज पीरियड्स एंड बहुत सारी एराज आई हैं, है ना, स्टोन एज एंड ऑल, तो उस टाइम पे चेंज हुआ इवोल्यूशन, आपको उस टाइम उसमें भी एसएसटी वाले चैप्टर्स में भी पढ़ने को मिलेगा। सो व्हाट हैपेंड कि पहले हम फ्लैश खाते थे, कैनाइंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, फिर अब हमारी डाइट चेंज हो गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो हमारे कैनाइंस रिड्यूस हो गए। पहले हमारी जो जॉ पावर है वो भी बड़ी स्ट्रांग होती थी, क्योंकि हम जानवरों को हंट करके खाते थे, अब जॉ पावर कम हो गई है। देन चिन डेवलपमेंट, ये देखो यहाँ पर चिन है ही नहीं, है ना, ये जो फेस है ये कैसा है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्नेथस फेस, बाहर निकला हुआ है, जैसे बंदर का मुंह होता है ना बाहर की तरफ, बिल्कुल चिन नहीं है। मॉडर्न मैन से कंपेयर करो, ये माउथ जो बाहर निकल रहा है वो अंदर की तरफ होगा और चिन आ जाएगी, इसको बोलते हैं चिन, ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन जो आपको पूरे टाइम के देखने को मिलेंगे, मेजर चेंजेस, और भी थे बट और ये मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नाउ ऑल दिस वी आर स्टडिंग इज गिवन बाय कार्ल्स लिनियस, ठीक है। कार्ल्स लिनियस ने साइंटिफिक नेम दिया होमो सेपियंस, हमें मॉडर्न मैन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस, ठीक है, और हम कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, प्राइमेट्स को बिलोंग करते हैं, और इसी में मंकीज और एप्स आते हैं। तो हमारे मंकीज और एप्स और हमारे पूर्वज सेम है, इट्स नॉट लाइक कि हम मंकी से आए हैं, इनफैक्ट मंकी और एप्स सेम लाइन से आए हैं बेटा, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रीसेंट पीरियड, बहुत टाइम पहले की बात हो रही है कि एक पूर्वज थे, फिर वो अलग अलग होते गए, इंसान निकल गए उनमें से, फिर एक लाइन निकली जिसमें से मंकीज निकल गए, एक लाइन निकली जिसमें से एप्स निकल गए, ठीक है, लाइन ऑफ एवोल्यूशन। बिकॉज ऑफ ग्लेशिएशन द पीरियड ऑफ आइस age marked by colder temperature and the formation of glaciers, the common ancestors of apes and primitive humans had to come down from trees where they lived. पहले देखो आइस एज के टाइम की बात करें तो वहाँ पर धीरे धीरे ग्लेशियर्स फॉर्म हुआ, बहुत ठंडा टेम्परेचर हुआ, फिर धीरे धीरे वहाँ बहुत ठंडा होता था तो वो दूसरी तरफ आए, उन्होंने मूव करना शुरू करा थोड़े वार्मर एरियाज पर और पेड़ों पर रहना शुरू कर दिया। देन they started walking on the ground on all the 4 limbs, मतलब ये तो इनसे भी पहले की बात हो रही है कि उन्होंने 4 पैरों पर वॉक करना शुरू कर दिया। बट ह्यूमन एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है आपकी बुक के अंदर। ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारे ग्रेट एंसेस्टर है बेटा, इनका नाम है ड्रायोपिथिकस। क्या नाम है इनका? ड्रायोपिथिकस। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन, पिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ठीक है। फिर ये है देखो रामापिथिकस सेकंड नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रालोपिथिकस। ये पढ़ना है अपने को, यहाँ से दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रालोपिथिकस के बाद आए होमो हैबिलिस के बाद आए होमो इरेक्टस। देखो नाम से ही पता चल रहा है होमो इरेक्टस, यानी कि इनके पोस्चर में चेंज आया होगा, ये बिल्कुल सीधा चलने शुरू हो गए होंगे। सीधे तुमको ये और ये भी लग रहे हैं बट इनकी नीज देखो, इनका पोस्चर बेंडेड था, यहाँ पर भी नीज अभी बेंडेड थी। होमो इरेक्टस मतलब बिल्कुल स्ट्रेट मैन की फॉर्मेशन हुई।
फिर ये क्या है इनकी कहानी मैं तुमको बताऊंगी। ये लास्ट में है क्रो-मैग्नन, ये नींदरथल है, ठीक है। क्रो-मैग्नन, इनसे हम सबसे ज्यादा मैच करते हैं। मॉडर्न मैन इज अ कंप्लीट रिजेम्बलेंस ऑफ क्रो-मैग्नन। ओके जी, अच्छा ये कौन है, लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। ये ड्रायोपिथिकस है, इनकी बॉडी तुम देख रहे हो बहुत ज्यादा, मतलब इनकी बॉडी पे हेयर है, तो हेयर रिडक्शन हुआ है काफी ज्यादा। ये 4 पैरों पर चलते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज आया, रामापिथिकस, इन्होंने थोड़ा बहुत नीचे आना भी शुरू कर दिया, बिल्कुल पेड़ पर रहते थे, फिर थोड़ा बहुत इन्होंने नीचे आना शुरू कर दिया, जमीन पर चलना शुरू कर दिया। हमारी कहानी स्टार्ट होती है ऑस्ट्रालोपिथिकस से। ये जो है ये फोटो बेटा, ये कंप्यूटर जनरेटेड फोटो है। हमें इनकी बॉडी के डेड रिमेन्स मिले, कुछ फॉसिल्स मिले, कुछ हड्डियां मिली, जिनको हमने अरेंज किया और फिर हमने AI जनरेटेड एक फोटो बनवा दी। तो ये हमारी दादी माँ है, बहुत पुरानी दादी माँ है, इनका नाम भी रखा गया है, इनको हम बुलाते हैं ल्यूसी, ठीक है, ल्यूसी। अच्छा, उसके बाद ये होमो हैबिलिस, ये स्टोन एज में आए थे, तुम देख रहे हो यहाँ पर ये स्टोन से काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एंड होमो इरेक्टस, इनका फेस अभी भी थोड़ा बंदर जैसा है बट इरेक्ट हो चुका है पोस्चर। आओ एक एक करके हम इनके अंदर चेंजेस पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले ये टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल विद टाइम आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने सारी जो एवोल्यूशन वाली स्टेजेस हैं उनके नाम लिखे हैं। क्या क्या चेंजेस हुए देखो, क्रेनियल कैपेसिटी में क्या चेंज हुआ, हाइट में क्या चेंज हुआ, कैनाइंस में क्या चेंजेस हुए, फोरहेड और ब्राउ रिजेस। फोरहेड देखो, हमारा फोरहेड कैसा है, अभी सीधा है फोरहेड, ठीक है, लंबा है। बंदर का फोरहेड कैसा होता है, ऐसे आगे निकला हुआ होता है ना, फोरहेड लाइक दिस, है ना। तो वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ और सीधा हुआ। उसके बाद आता है ब्राउ रिजेस, ये आपकी आईब्रोज है, बंदर की आईब्रोज देखना कभी, ये बहुत प्रोमिनेंट सॉकेट दिखता है, हमारा सॉकेट इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। सो जो ब्राउ रिजेस है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हुई है बेटा। उसके बाद चिन डेवलपमेंट हुई है, बॉडी हेयर की बात करनी है तो ये तो तुमको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बात आती है यहाँ क्रेनियल कैपेसिटी की। क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि हमारी ब्रेन कैपेसिटी। देखो 450 to 600 से स्टार्ट हुआ, फिर 680 to 735 सीसी पे आ गया। होमो इरेक्टस के अंदर 800 से 1125 पे आया, नींदरथल के अंदर 1450 पे आया, क्रो-मैग्नन के अंदर 1450 से 1600 सीसी, और मॉडर्न मैन के अंदर देखो क्रो-मैग्नन वाली ही क्रेनियल कैपेसिटी है। अब इसको याद करने का एक तरीका बताऊं, देखो 400 से स्टार्ट करना, ठीक है, 400 से स्टार्ट करके एवरेज निकालेंगे, ऑन एन एवरेज आपको रफली रफली याद होगा। इसको या तो आप 600 कर लो, ठीक है, 400 से 600, फिर 600 से 800 इसको मान लो, फिर 800 से 1000 से थोड़ा सा प्लस कर दो, कुछ आसपास उसके यहाँ पर आ गया, तो 200 200 का चेंज हो रहा है। 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1125, ठीक है, तो रफली ये चीज याद हो गई। उसके बाद सीधा आया 1450, 1450 यानी कि 1400 आया, 1400 से सीधा 1600, और यहाँ पर भी 1400 से सीधा 1600। तो ये रफली एक एवरेज आपको याद हो जाएगी, 2-3 बार पढ़ोगे तुमको एग्जैक्ट फिगर्स भी याद हो जाएंगी। फिर आ जाओ हाइट पर, बेटा 3.5 से 4 फीट, आजकल हम 4 फीट वालों को बड़ा मजाक उड़ाते हैं, तो सबसे पहले ऑस्ट्रालोपिथिकस वही थे। उसके बाद देखो 0.5 इंक्रीज हो रहा है, 4.5 से 5, फिर 5 से 5.5, फिर नींदरथल 5.5, बेटा 5.5 से कितना ही लंबा करेंगे, 6 तक ले जाएंगे, तो ये 5.5 तक होमो इरेक्टस आ गए थे जो सीधे हुए। फिर उसके बाद नींदरथल 5.5, उसके बाद क्रो-मैग्नन 5.5 से 6 फीट तक, है ना, जो आजकल हमें देखने को मिलता है, राइट। अगर हम इनके पोस्चर की बात करें तो ऑस्ट्रालोपिथिकस नियरली अपराइट, देखो ऑस्ट्रालोपिथिकस से स्टार्ट करा है। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस जो थे वो बिल्कुल बाइपेडल लोकोमोशन करते थे, तो बाइपेडल लोकोमोशन उनमें देखने को मिला, यहाँ पर ये अपराइट होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अब इनके अंदर बाइपेडल लोकोमोशन स्टार्ट हुआ है। क्या मैंने उल्टा बोल दिया, लेट मी रिपीट अगर मैंने कुछ गलती करी है। ऑस्ट्रालोपिथिकस से स्टार्ट हुआ है अपराइट पोस्चर यानी कि बाइपेडल लोकोमोशन, उससे पहले बाइपेडल लोकोमोशन नहीं था, वो 4 पैरों पर चला करते थे। नियरली अपराइट होमो हैबिलिस, थोड़ा सा देखो इनकी नी बेंट हुआ करती थी। होमो इरेक्टस, नाम में ही इरेक्टस रखना पड़ा क्योंकि ये जाने जाते थे, इनका पोस्चर स्ट्रेट हो गया। उससे पहले देखो नियरली अपराइट यानी कि ऐसे चला करते थे थोड़ा, ठीक है, झुक के। उसके बाद बेंट नी, नीज बेंट, तो अगेन स्ट्रेट पोस्चर नहीं माना जाएगा। होमो इरेक्टस स्ट्रेट, नींदरथल अगेन सेमी इरेक्ट, क्रो-मैग्नन इरेक्ट, ठीक है। अच्छा बेटा ये इरेक्ट ही है, नींदरथल भी सीधे हो गए थे बट थोड़ा सा बेंट नी इनके अंदर देखने को मिला था। अब आ जाओ साइज ऑफ कैनाइंस, तो जो ऑस्ट्रालोपिथिकस है सेम एज मॉडर्न मैन, इनका जो साइज था कैनाइंस का, क्या हुआ कि एक्चुअली ना इनकी फूड हैबिट्स चेंज हुई हैं, तो आपको एक सिमिलर पैटर्न नहीं दिखता कैनाइंस के अंदर। यहाँ पर कैनाइंस इनके थे बिल्कुल हमारे जैसे, उसके बाद इनके कैनाइंस जो थे वो छोटे हुए। होमो इरेक्टस के अंदर कैनाइंस ऑफ लोअर जॉ लार्जर, ये जो होमो इरेक्टस थे ना ये थोड़ा सा फैमिली मैन वगैरह बन गए थे, और
इन्होंने फिर से फ्लैश खाना शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर स्मॉल कैनाइंस आ गया नींदरथल के अंदर और विजडम टूथ स्टार्ट हो गया। विजडम टूथ सबसे आखिरी वाला टूथ जो कि वेस्टिजियल है, यहाँ पर इनको काम आता था। फिर इनके अंदर भी स्मॉल कैनाइंस और विजडम टीथ। तो इस पैटर्न के अंदर तुमको कैनाइंस को रिड्यूस करते हुए ही दिखाना है, ये और ये फीचर याद करना है बस कि होमो इरेक्टस के अंदर जो लोअर जॉ वाले कैनाइंस थे वो काफी शार्प थे। नाउ कमिंग टू फोरहेड, तो अभी इनका फोरहेड छोटा है और ऐसा प्रोजेक्टिंग है बाहर की तरफ। ब्राउ रिजेस भी कैसी है, प्रोजेक्टिंग बाहर की तरफ, कुछ ऐसा है ये वाला सरफेस। मॉडर्न मैन का कैसा है, ऐसा हेड है, फोरहेड है और फिर थोड़ा अंदर की तरफ आंखें हैं। बेटा इनका देखो प्रोजेक्टिंग और ऐसे, तो ब्राउ रिजेस आईब्रोज बहुत ही प्रोमिनेंट दिखती थी। इनका फोरहेड रिसीड होता गया, छोटा होता गया। देखो रिसीडिंग फोरहेड, बट ब्राउ रिजेस की बात करें तो ये प्रोजेक्टिंग है और प्रोमिनेंट मतलब बहुत साफ दिख रही है। तो प्रोजेक्टिंग एंड प्रोमिनेंट है ना, क्लियर दिख रही है। यहाँ पर ब्राउ रिजेस में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। फिर यहाँ नींदरथल पर आए, इनका भी फोरहेड थोड़ा सा स्लैंटिंग है, स्लैंटिंग समझते हो, टेढ़ा है। प्रोमिनेंट ब्राउ रिजेस अभी भी दिख रही है। बट यहाँ पर आओ क्रो-मैग्नन, इनका फोरहेड ब्रॉड है, ब्रॉड काफी लंबा इनका फोरहेड है। अभी देखते हैं, अभी दिखाती हूँ मैं तुमको फोटो में, ठीक है। ब्रॉड आर्च्ड एंड मॉडरेट, ब्राउ रिजेस कैसी हैं, मॉडरेट मतलब बीच की आ गई। आ जाओ इस फोटो में देखते हैं। ये देखो इनका काफी ब्रॉड फोरहेड है ना, थोड़ा सा आर्च्ड दिख रहा है इनका फोरहेड। कैन यू सी दिस फोरहेड, हमारा ऐसा फोरहेड नहीं होता है। ब्राउ रिजेस काफी प्रोमिनेंट दिख रही हैं। बट क्रो-मैग्नन के अंदर आप देखोगे जो फोरहेड है वो काफी छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया एंड ब्राउ रिजेस इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, रिसीड हो रही है ब्राउ रिजेस, ठीक है। अब आ जाओ चिन डेवलपमेंट में। चिन नहीं थी। प्रोग्नेथस फेस मतलब बाहर निकलता हुआ फेस, इनके अंदर भी प्रोग्नेथस फेस है, ऐसे बाहर निकलता हुआ फेस जैसे बंदर का होता है। चिन नहीं आई, ठीक है। उसके बाद इनका स्ट्रॉन्ग लोअर जॉ, दिस वी हैव डन। अभी भी चिन नहीं आई है। वेल डेवलप्ड चिन देखो किस में आई है, सीधा का सीधा क्रो-मैग्नन में आई है, जो कि मॉडर्न मैन को रिजेंबल करता है, काफी ज्यादा मॉडर्न मैन को रिजेंबल करता है। तो चिन देखो आपको कहां से लिखनी है, चिन क्रो-मैग्नन से आई, उससे पहले चिन डेवलपमेंट नहीं थी। ऑर्थोग्नेथस फेस मतलब सीधा फेस जैसे हमारा है, प्रोग्नेथस फेस मतलब बंदर जैसा। तो ऑर्थोग्नेथस फेस अगेन क्रो-मैग्नन से आया, उससे पहले जो फेस था वो बिल्कुल बंदर जैसा प्रोग्नेथस फेस था। हेयर की बात करें तो हेयर रिड्यूस हुए हैं और हमारे यहाँ तक आते आते हाईली रिड्यूस हो गए हैं, बिल्कुल ही हेयर कम हो गए हैं। सो दिस इज द टेबल विच विल हेल्प यू मेमोराइज अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन एंड द फैक्ट्स एंड सर्टेन चेंजेस जो उनके अंदर आए हैं। दीज आर द मेन पॉइंट्स जो आप इस माइंड मैप की हेल्प से रिवाइज कर सकते हो, इस टैबुलेटेड फॉर्म में सारे फीचर्स कर सकते हो। बाकी जब वन शॉट लाइव आएगा तो हम इस चैप्टर को और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, बट दिस इज इनफ फॉर अ माइंड मैप, मतलब माइंड मैप के हिसाब से आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इसको। So thank you so much, I hope you liked it and हम इसके वन शॉट, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर वन शॉट, तो वन शॉट्स में हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे। माइंड मैप का मतलब समझना, माइंड मैप इज़ वेरी क्विक रिवीजन जो फाइनल टाइम पे आपको हेल्प करती है एंड दिस इज इनफ। सो बाय बाय बच्चों, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हमारा पॉपुलेशन चैप्टर रह गया, उसके बाद हमारे सारे माइंड मैप्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।